गुड मॉर्निंग सभी को। एडुपथ आचार्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे। सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बिल्कुल हमारी जो सीईटी के लिए जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी है, आज उस क्लास का यानी चौथा दिन है। आज हमारी चौथी क्लास है। तो बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे। सभी का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इस सेशन को आप सभी के पास में शेयर कीजिए ताकि ये जो हमारा ये सेशन है ये सभी तक पहुंच पाए। बिल्कुल सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारी 2 क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। हमारी जो क्लास है ये स्टार्ट हो चुकी है सीईटी के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारा कोर्स यहाँ से प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। तो आपको हमारे इस चैनल से सारा का सारा कोर्स यहाँ से आपको पढ़ना है ताकि आप सीईटी में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको। मनीष कुमार योगी जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी मनीष जी। सागर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमने कल कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करी थी। कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां है, तो उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ना। कंप्यूटर की हमने पीढ़ियां पढ़ी थी, तो कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है या 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है। और जो प्रथम पीढ़ी है उसका जो कार्यकाल है ये यानी उसका जो टाइम है ये 1942 से 1954 तक। उसमें प्रोसेसर के लिए निर्वात बल्ब का यूज किया गया। निर्वात बल्ब को वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। ये जो निर्वात बल्ब है ये कांच के फिलामेंट के बने होते हैं। कांच के फिलामेंट के बने होने के कारण ये जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये ऊष्मा अधिक उत्पन्न करते थे। वह इनका जो आकार था ये साइज में बहुत बड़े होते थे। अब साइज में बड़े होने के कारण इनकी गति जो थी ये गति इनकी धीमी थी। हाँ, और इसी के साथ में इसमें जो कंप्यूटर थे यानी इसमें एनएक हमने पढ़ा था, एडवैक, यूनिवैक। एनएक की जो फुल फॉर्म थी ये थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट, इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, सॉरी। तो इसका जो आविष्कार हुआ था ये 1949 में, और इसके जो आविष्कारक थे यानी इसके जो इन्वेंटर थे ये जे जे आपको याद में रखना, जे एकट व जॉन मॉसले। इन्होंने इसका आविष्कार किया। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। दुश्मनों का दुश्मन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ना। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ आपका बिल्कुल गुड मॉर्निंग। दुश्मनों के दुश्मन भी हमारे साथ में आज जुड़ चुके हैं ना। हाँ, और इसी के बाद में हमने इसकी भाषा से संबंधित बात करी थी कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनकी भाषा कौन सी है। तो इनकी जो भाषा है ये भाषा है यानी मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा हम इसे बोल सकते हैं। ये जो भाषा है ये 0 व 1 पे कार्य करती है, यानी इसका बेस है ये 2 है। कौन कौन से 0 व 1 पर कार्य करती है। वर्तमान में कंप्यूटर भी अभी भी मशीनी भाषा ही समझता है। इसी के बाद में हमने दूसरी पीढ़ी के बारे में बात करी थी। दूसरी पीढ़ी है ये 1955 से 1965 तक का इसका कार्य समय था, और इसमें है जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने के बाद में द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनकी साइज थोड़ी छोटी हो गई थी, और इनकी गति है ये थोड़ी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक थी। इसी के बाद में हमने बात करी थी कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसको किसने बनाया था, यानी इसके आविष्कारक कौन थे। तो विलियम सांकले व जॉन वर्डिन इसके आविष्कारक थे। इसके बाद में हमने बात करी थी इसकी भाषा, तो इसकी असेंबली भाषा है, और असेंबली भाषा को हम असेंबलर के द्वारा मशीनी भाषा में चेंज करते हैं। इसी के बाद में हमने तीसरी पीढ़ी के बारे में बात करी थी। तो तृतीय पीढ़ी का जो कार्यकाल था ये 1965 से लेकर के 1975 तक इसका कार्यकाल था, और इसमें प्रोसेसर के लिए आईसी चिप का यूज किया गया। आईसी चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट या हिंदी में हम एकीकृत परिपथ बोलते हैं। इसका जो आविष्कार किया गया था, इसका आविष्कारक थे वो थे सेंट क्लिवी व रॉबर्ट नॉइस। इसी में हमने बात करी थी जब ये आईसी चिप का यूज किया गया था। तो आईसी चिप का यूज होने के बाद में इसमें आईसी चिप का यूज होने के बाद में इसमें तारों की अंतर संबंधता कम हुई, और
इसकी गति है वो तीव्र हो गई थी। इसी के बाद में हमने बात करी थी कि इसकी भाषा कौन कौन सी है, तो फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, पीएल फर्स्ट, ये सारी इसी की भाषा थी। यानी तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। फोर्ट्रॉन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन किसके लिए यूज में, यानी गणितीय क्रियाओं के लिए यूज में। इसके बाद में बेसिक यानी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस के लिए यूज में ली जाती थी। पीएल फर्स्ट यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट। इसके बाद में हमने चतुर्थ पीढ़ी के बारे में बात करी थी। तो चतुर्थ पीढ़ी का जो कार्यकाल था ये 1975 से 1989, और इसमें प्रोसेसर के लिए VLSI का यूज किया गया, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज इसमें किया गया। इसी के बाद में हमने बात करी थी कि इसमें मेमोरी, तो मेमोरी के लिए इसमें फ्लॉपी डिस्क बाय हार्ड डिस्क का यूज किया गया। फ्लॉपी डिस्क बाय हार्ड डिस्क का इसमें यूज किया गया। चतुर्थ पीढ़ी की जो भाषा थी ये C++, DBMS, जावा इत्यादि, ये चतुर्थ पीढ़ी के इसकी भाषा थी। इसके बाद में पंचम पीढ़ी के बारे में हमने बात करी थी। तो पंचम पीढ़ी यानी 1989 से वर्तमान तक ये पंचम पीढ़ी हमारे सामने चल रही है। इसमें प्रोसेसर के लिए हमने ULSI का, चतुर्थ पीढ़ी में हमने VLSI का, और पंचम पीढ़ी में हमने ULSI का यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इसमें यूज किया गया था। बिल्कुल यहाँ पर इंटरनेट आ गया था, WWE भी विकसित हो गई थी, ईमेल, ये सारी विकसित हो गई थी। तो ये हमारा जो हमने कल पढ़ा था इसका हमारा ये रिवीजन हो चुका है। आप जब भी कोई नई क्लास ले तो एक बार पुरानी क्लास का रिवीजन कर ले, तो वो सारा कॉन्सेप्ट वो हमारे क्लियर हो जाते हैं, कोई डाउट नहीं रहते। अब आज हम आगे बात करेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कौन कौन सी प्रकार है। वर्तमान में हम जो कंप्यूटर हम चलाते हैं ये कौन सा कंप्यूटर है या कौन सा नहीं है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल क्लास शुरू होने से पहले पेन और कॉपी अपने पास में रखें और मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चले। तो बिल्कुल आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे साथ में दुश्मनों का दुश्मन शिव सागर योगी, मनीष जी, मीठा जी, मित्र वाले, बिल्कुल सभी जुड़ चुके हैं। सभी का अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है ना। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कंप्यूटर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक है वो है एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर। और नंबर टू है ये है साइज के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर और साइज के आधार पर। एप्लीकेशन से यानी अनुप्रयोग के आधार पर, प्रयोग, इनका प्रयोग किस वजह से किया जाता है उसी के आधार पर। और साइज के आधार पर यानी कि साइज इसकी बड़ी है छोटी है, इसी के आधार पर हम कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब जो साइज है ये साइज के आधार पर कितने हैं और एप्लीकेशन के आधार पर कितने हैं, तो ये साइज के आधार पर या एप्लीकेशन के आधार पर हम इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों को तीन भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? तीन भागों में इसे हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला है ये है, सबसे पहले इसको तीन भागों में डिवाइड किया है। एनालॉग, इसी के बाद में दूसरा है ये है डिजिटल। नंबर 3 पे ये है हाइब्रिड। हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के आधार पर, साइज के आधार पर कंप्यूटरों को चार भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक पर आता है, ये आता है माइक्रो। माइक्रो। नंबर 2 पर है ये है मिनी। नंबर 3 पर है ये मेन फ्रेम।
और नंबर 4 पर ये है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये 4 भागों में इस साइज के आधार पर बांटा गया है, जबकि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इन 4 भागों में तो साइज के आधार पर और 3 भागों में एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों को बांटा गया है, यानी इनका डिवाइड किया गया है। इसी के बारे में अब हम आगे यानी बात करेंगे कि एनालॉग कौन से हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में अभी हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन से हैं, बस इसी के बारे में हम बात करेंगे। यानी वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य न करते हुए सीधे भौतिक रूप से दिए गए डेटा पर कार्य करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य न करते हुए, जो अंकों पर कार्य न करते हुए जो अंकों पर कार्य न करते हुए सीधे भौतिक भौतिक रूप से दिए गए डेटा पर कार्य करते हैं। डेटा पर कार्य करते हैं। यानी वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य न करते हुए सीधे भौतिक रूप से दिए गए डेटा पर कार्य करते हैं, कौन से कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। अब ये भौतिक जो डाटा है, ये भौतिक डाटा ये कौन सा है भाई? भौतिक डाटा ये कौन से भौतिक डाटा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये भौतिक जो डाटा है ये हो गया ताप, दाब हो गया, लंबाई, अन्य द्रवों के प्रवाह, अन्य द्रवों के प्रवाह, ये भौतिक रूप से डाटा है। इसका यानी इसकी प्रकृति है, ये कैसा डाटा हमें देता है? तो ये कंटिन्यूस, ये हम बोल सकते हैं। इसके जो संकेत है, इसके जो संकेत है ये सतत यानी कंटिन्यूस, या हम बोल सकते हैं इसे लगातार। एनालॉग कंप्यूटर के जो संकेत है ये लगातार कंप्यूटर है, ये लगातार संकेत है, यानी ये सतत इसके संकेत है। इसी के बारे में अब हम बात करेंगे कि इनका यूज कहां पर किया जाता है। इसके जो यूज है, ये यूज इनका कहां पर किया जाता है? तो इनका जो उपयोग वहां पर किया जाता है जहां भौतिक राशियों के निरंतर मापन की जरूरत होती है, जहां पर भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, वहां पर इन एनालॉग कंप्यूटरों का यूज किया जाता है। इसी के बाद में
अब हम हमारा जो सेकंड कंप्यूटर है वो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर है? यानी वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं, यानी वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं, वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं, जो अंकों पर कार्य करते हैं, वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। इनके जो संकेत है, इनके जो संकेत है, ये संकेत ये अलगातार संकेत है इनके, अलगातार, यानी इनके जो संकेत है ये अलगातार इनके संकेत है। डिजिटल कंप्यूटर है, इनके जो संकेत है ये अलगातार संकेत देते हैं, यानी ये डिसकंटिन्यूअस है, अंकों पर कार्य करते हैं। ये कौन से हो गए? तो ये जो कंप्यूटर है, यानी वो कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं। अब अंकों पर कौन से कंप्यूटर कार्य करते हैं? जो हम वर्तमान में हम यूज में ले रहे हैं ना, अरे जो आप चलाते हो ना लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये अंकों पर कार्य करते हैं। तो बस यही डिजिटल कंप्यूटर है, यानी डिसकंटिन्यूअस डिजिटल कंप्यूटर के संकेत कौन से हो गए? अलगातार। बस ये इनके संकेत से संबंधित प्रश्न पूछता है यहां से कि डिजिटल कंप्यूटर के संकेत कौन से हैं? अलगातार। या इस तरह से हमसे पूछ सकता है कि वे कौन से कंप्यूटर है जिनके संकेत अलगातार है, तो वो कौन से हो गए? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डी से बनता है डिजिटल और डी से बनता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस यानी डी से बनता है डी डिजिटल और डी से बनता है डिसकंटिन्यूअस। तो बस आपको याद में रखना है डिजिटल कंप्यूटर कौन से हैं? तो डिसकंटिन्यूअस है, यानी ये अलगातार हमें संकेत देते हैं। इसी के बाद में अगला जो कंप्यूटर है ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ये वे कंप्यूटर है जिसमें हम इसे बोल सकते हैं वे कंप्यूटर जिनमें जिनमें एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश होता है। दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश होता है, यानी वे कंप्यूटर जो एनालॉग के गुणों का भी समावेश उन्हीं में होता है और उसके बाद में यानी डिजिटल कंप्यूटरों के गुणों का भी उनमें समावेश होता है। वे सारे कंप्यूटर है ये हाइब्रिड। हाइब्रिड हम सुनते हैं हमारे गांव में, हाइब्रिड के बारे में हमने कई बार सुना है कि ये हाइब्रिड
ये बाजरा है, ये हाइब्रिड गेहूं है, ये हाइब्रिड ये मक्का है, हाइब्रिड ये सरसों है। हाइब्रिड का मतलब है मिक्सर, यानी मिक्स दोनों के कंप्यूटरों के गुणों का समावेश इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अभी इसका जो यूज है, इसका अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है, वो है इसका जो यूज है, यानी इसका जो यूज किया जाता है, ये यूज है वो मेडिकल लाइन में। इनका जो यूज किया जाता है, ये मेडिकल लाइन में इनका यूज किया जाता है। हम देखते हैं कि हम कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कोई पेशेंट है, तो पेशेंट के जब हम उसकी हृदय गति नापनी हो, है ना, उसकी श्वसन दर नापनी हो, तो उसके लिए एक वो मशीन लगा देता है ना। तो मशीन में यानी उसके जो संकेत है भाई, उसके हृदय के जो संकेत है वह इस तरह से चलते हैं ना, इस तरह से चलते हैं। और इसी के साथ साथ में यहां पर उसकी, यानी ये तो हो गए संकेत, लगातार संकेत देता है, और यहां पर वो उसका चलता रहता है 110/90, 120/80, 140/100, बस इस तरह से संकेत और देता है। तो यानी ये कंप्यूटर जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, इनका जो यूज किया जाता है, ये मेडिकल लाइन में किया जाता है। ये एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का इसमें समावेश पाया जाता है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि इनका यूज कहां पर किया जाता है। तो मेडिकल लाइन के अंतर इनका यूज किया जाता है अधिकतर, है ना, अधिकतर इनका यूज कहां पर किया जाता है, मेडिकल लाइन के अंदर। अब आगे जो हमारे अगले कंप्यूटर है, वो है साइज के आधार पर। साइज के आधार पर जो कंप्यूटर है, उसमें सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। आगे हमने पढ़ी थी कि साइज के आधार पर कंप्यूटरों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और 4 भागों में डिवाइड करने के बाद में जो सबसे पहला कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर, अब माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वे कंप्यूटर जिनमें जिनमें एक समय में केवल केवल एक यूजर, यूजर कौन हो गया, जो कंप्यूटर को यूज में ले रहा है, यानी उस कंप्यूटर को चला रहा है, वही हो गया कौन, यूजर। जो एक समय में केवल एक यूजर ही कार्य करता हो, एक यूजर ही कार्य करता हो। ये सारे कौन से कंप्यूटर हो गए, माइक्रो कंप्यूटर, यानी वे कंप्यूटर जिसमें एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य करता हो, वे सारे कंप्यूटर हैं। ये वो कंप्यूटर सारे ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंप्यूटर है जो हम यूज में लेते हैं, यानी माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से, तो अगर इनके हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ये है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हो गए, डेस्क यानी टेबल, टेबल पे जो रखा हुआ कंप्यूटर है, ये कौन सा हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी जो हम कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं ना, वो कौन सा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसके बाद में आता है लैपटॉप, लैपटॉप। इसके बाद में आता है पल्म टॉप, पल्म टॉप यानी
वे कंप्यूटर पल्म यानी हथेली, पल्म यानी हथेली, वे कंप्यूटर जिनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है वो कौन से कंप्यूटर हो गए? पल्म टॉप, वो हो गए पल्म टॉप कंप्यूटर। इसी के बाद में आता है टैबलेट। आपने टैबलेट भी देखा होगा, टैबलेट, पीसी और नोटबुक, ये सारे जो कंप्यूटर है ये कौन से कंप्यूटर हो गए? ये माइक्रो कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर जिनमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, वे सारे कंप्यूटर कौन से हो गए? ये माइक्रो कंप्यूटर है। ये कौन कौन से हैं? जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, और टैबलेट हो गया, पल्म टॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ईटीसी, ये सारे हमारे कौन से कंप्यूटर है? ये सारे हमारे पूरणमल जी बोल रहे हैं कि सर कंप्यूटर की स्पेलिंग सही करो ना। पूरणमल जी बोल रहे हैं कि सर कंप्यूटर की स्पेलिंग सही करो। कौन से कंप्यूटर की स्पेलिंग सही करने के लिए बोल रहे हैं भाई? पूरणमल जी कौन से कंप्यूटर की स्पेलिंग सही करने के लिए बोल रहे हैं? आपको कौन सी स्पेलिंग आपको गलत दिखाई दे रही है, आप ये मुझे बताइए। क्या आप इसी वजह से आए हो क्या हमारे इस लाइव सेशन में कि गुरुजी आपकी कुछ गलती निकाले? आपको कहाँ गलती नजर आ रही है बताइए हमें। पूरणमल जी बोल रहे हैं पाम, ये पाम नहीं है ना, ये पाम नहीं है, ये पाल्म है। ये पाम नहीं है, आप बोल रहे पाम है ना, ये पाम नहीं है, ये पाल्म टॉप कंप्यूटर है। ठीक है, हाँ ठीक है। इसी के बाद में आगा अगला जो हमारा कंप्यूटर है ये है मिनी कंप्यूटर। अगले जो हमारे कंप्यूटर है ये है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ये कौन से कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, यानी वे कंप्यूटर जिनमें एक से अधिक, एक से अधिक यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी वे कंप्यूटर जिनमें एक समय में एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं, वो सारे कौन से हो गए? वो हो गए मिनी कंप्यूटर। अब ये जो मिनी कंप्यूटर है इनका जो यूज किया जाता है, ये यानी अगर हम इसे कहा जाए तो ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है। अगर हम इन्हें कहा जाए तो ये कौन से कंप्यूटर हो गए? ये मल्टी यूजर, मल्टी यूजर कंप्यूटर है। जो मिनी कंप्यूटर है ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है। इसी के बारे में अगर हम आगे बात करें तो इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे हुए होते हैं। ये जो कंप्यूटर इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। इसी के बारे में अगर हम आगे बात करें तो इनकी जो स्पीड है भाई, स्पीड है इनकी जो स्पीड है ये माइक्रो कंप्यूटर से तेज होती है, माइक्रो कंप्यूटर से तेज। इनकी जो स्पीड है ये माइक्रो कंप्यूटर से तेज इनकी स्पीड होती है। माइक्रो कंप्यूटर से तेज स्पीड इनकी होती है मिनी कंप्यूटरों की। इनका जो यूज होता है ये यानी मल्टी यूजर, ये छोटे ऑफिसों में
है ना, बैंकों में, इसमें इसका अधिकतर यूज होता है। इसके बाद में जो अगला कंप्यूटर है ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी अति महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें हम सर्वर कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्हें सर्वर कंप्यूटर, इन्हें सर्वर कंप्यूटर, इन्हें सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। इन्हें सर्वर कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसी से संबंधित अगर हम बात करें तो इनका जो यूज किया जाता है, तो इसमें एक समय में सैकड़ों यूजर, यानी इसमें सैकड़ों यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें एक समय में सैकड़ों यूजर कार्य कर सकते हैं। अगर आगे हम इससे संबंधित अगर हम बात करें, जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इनका जो यूज किया जाता है, इनका जो यूज किया जाता है, ये यूज कहां पर किया जाता है? जैसे बड़ी कंपनी हो गई, बड़ी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में, रेलवे, रेलवे है ना, एयरलाइंस, एयरलाइंस, या हम बोल सकते हैं कि बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनका जो यूज किया जाता है बड़े व्यावसायिक कंपनियों में, रेलवे में, इसमें इसका यूज किया जाता है। एक से अधिक यानी यूजर सैकड़ों यूजर इसमें एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में अगला हमारा जो कंप्यूटर है ये है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वे कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो वे कंप्यूटर जिनकी प्रोसेसिंग शक्ति यानी उनकी प्रोसेसिंग स्पीड है ये बहुत अधिक होती है, और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी उनकी मेमोरी जो बहुत अधिक बहुत बड़ी होती है, वो सारे कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी इनकी अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति होती है, और इनकी विशाल भंडारण क्षमता यानी इनकी जो भंडारण क्षमता है, मेमोरी बहुत अधिक होती है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। अगर हम कहा जाए तो ये आकार में, आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी इनकी प्रोसेसिंग इनकी प्रोसेसिंग स्पीड में भंडारण क्षमता, भंडारण
क्षमता विशाल होती है। विशाल होती है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, यानी इनकी प्रोसेसिंग स्पीड है बहुत तीव्र होती है, इनकी भंडारण क्षमता है ये बहुत अधिक होती है। तो ये जो सारे कंप्यूटर हैं, ये सारे कंप्यूटर कौन से हो गए? सुपर कंप्यूटर हो गए। इसी के बारे में अगर हम बात करें कि इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इनका जो यूज किया जाता है, इनका जो यूज किया जाता है, तो इनका यूज अगर हम बात करें कि इनका यूज कहां पर किया जाता है, तो इनका यूज ये वैज्ञानिक अनुसंधानों के अंदर, वैज्ञानिक अनुसंधानों में, वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका यूज किया जाता है। और वैज्ञानिक अनुसंधानों के साथ साथ में इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहां पर और लिख लो इंजीनियरिंग, है ना, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, क्षेत्र में इसकी जो गति है, इसकी स्पीड को किस में मापते हैं? तो इसकी जो स्पीड है फ्लॉपी, इसकी स्पीड को FLOPS फ्लॉपीस में मापते हैं। इसकी स्पीड को फ्लॉपी में मापी जाती है। अब यहां तक हमारे सुपर कंप्यूटरों के बारे में बात। अब यहां पर आप एक नोट लगाए और नोट लगा के अच्छी तरह से सब सारी बातों को यहाँ पर एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को यहाँ पर नोट करते हुए चले। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है। भाई हमने यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करी है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है वो आता है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर ये CDC 6600, CDC 6600, ये हम इसका अगर अन्य नाम से इसे पुकारा जाता है, यानी क्रे फर्स्ट। इसका जो आविष्कार किया गया था क्रे फर्स्ट का, यानी किसने बनाया था इसे? अमेरिका ने। इसे अमेरिका ने इसे बनाया था। लेकिन ये जब पहली बार इस सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था, पहली बार सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था, तो ये सक्सेस नहीं हुआ था, ये अनसक्सेस हो गया था। तो आगे हम इसी में बात करेंगे कि विश्व का प्रथम, जो विश्व का प्रथम है वो यानी जो कंप्यूटर है सक्सेस कंप्यूटर, अगर हम कहें कि विश्व का प्रथम सक्सेस कंप्यूटर है ना, विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें तो ये है, वो कौन है? क्रे CRAY क्रे के, ये विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर है। जब ये पहली बार कंप्यूटर को बनाया गया था, यानी क्रे फर्स्ट को प्रथम बार बनाया गया था, तो ये जो कंप्यूटर था ये था क्रे फर्स्ट, यानी इसका अन्य नाम है ये है CDC 6600। अगर हम बात करें
ये सक्सेस नहीं रहा था, यानी कंप्यूटर तो बन गया था, काम तो करने लग गया था, लेकिन जैसे ही सुपर कंप्यूटर काम करता है उसी तरह से ये कार्य नहीं कर रहा था, तो ये सफल नहीं हो पाया अपने उस उद्देश्य के अंदर। मान लो अगर आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हो ना, और उस कंपटीशन की एग्जाम में अगर आप लास्ट में मेरिट लिस्ट में निकाल दिए जाते हो, या आपका अगर मेडिकल रह गया, अगर आपका जैसे आप एसआई की दे रहे हो, या पुलिस की दे रहे हो, या आर्मी की दे रहे हो, नेवी की दे रहे हो, एयरफोर्स की अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आपने एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन आप फिजिकल में अगर आप रह गए या मेडिकल में अगर आप रह गए, तो आप सफल थोड़ी हुए, आप तो असफल हो गए ना। बस उसी तरह से ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर ने सीडीसी 6600 क्रेफस्ट, इसको अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम है क्रेफस्ट। ये अमेरिका ने बनाया था, ये सफल ना हो पाया था अपने उस उद्देश्य के अंदर जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर यानी सक्सेस सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर बात करें तो वो है क्रे के, ये विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर है। अब यहीं पर अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में विश्व का सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन है वर्तमान में, अब फिलहाल में कौन है, यानी 2 महीने पहले ही, लगभग 2 महीने पहले ही एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। तो उस कंप्यूटर का नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मैं यहां पर बता दूं कि इससे पहले एक फुगोकू था, फुगोकू फुगोकू ये जापान का था, फुगोकू ये जापान का था, लेकिन अभी वर्तमान में एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च हो चुका है 2 महीने पहले। तो उस कंप्यूटर का नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ध्यान में नहीं, उसका अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि उसका नाम है फ्रंटियर। उसका नाम क्या है भाई, फ्रंटियर। किसने लॉन्च किया है, ये अमेरिका ने। यानी अभी वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर है ये फ्रंटियर है। फ्रंटियर को अमेरिका ने लॉन्च किया है जस्ट अभी, अभी इसे अमेरिका ने लॉन्च किया है इस सुपर कंप्यूटर को। और ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये जो सुपर कंप्यूटर है, इसे यानी जो ये फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, इसे किसने लॉन्च किया है, अमेरिका ने लॉन्च किया है। और इससे पहले कौन सा था, फुगोकू, फुगोकू था। लेकिन अब वर्तमान में कौन सा हो गया, ये हो गया फ्रंटियर। वर्तमान में फ्रंटियर ये विश्व का सुपर कंप्यूटर है। अब इसी के बारे में अगर हम बात करें कि भारत के संदर्भ में, भारत का प्रथम कंप्यूटर, भारत का प्रथम कंप्यूटर, तो वो कौन सा था, सिद्धार्थ। ये कौन सा कंप्यूटर था भाई, सिद्धार्थ कंप्यूटर था। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ये बात यहां पर भारत की चल रही है ना, तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो ये कौन सा था, तो ये था परम, परम 8000। इसे किसने बनाया था, तो इस परम 8000 को बनाया था, यानी हमारी एक कंपनी थी पुणे की, और उसका नाम था सीडेक। सीडेक पुणे की एक कंपनी थी, उसी ने इस परम 8000 को बनाया था। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ
लेकिन भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था परम 8000, है ना। ये किस कंपनी ने बनाया था? तो पुणे, सीडेक पुणे ने बनाया था, है ना। सीडेक पुणे ने इसे बनाया था। अब यहाँ पर ये पूछता है कि वर्तमान में, कि भाई अब आप हमें बताइए कि वर्तमान में, है ना, वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्तमान के बारे में भी तो मालूम होना चाहिए। अरे वर्तमान में कौन सा है? पहले प्रधानमंत्री कौन थे ये भी पूछता है, लेकिन अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ये भी तो हमसे कई बार पूछता है ना। तो वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर, तो वर्तमान में भारत का अगर सुपर कंप्यूटर के बारे में बात की जाए तो ये है हमारा परम सिद्धि, परम सिद्धि एआई। ये वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर है। तो ये हमारे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन से संबंधित हमने यहाँ पर बात करी है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है, ये कार्य प्रणाली किस तरह से है ना, इसकी जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली किस तरह से है, यानी कंप्यूटर हमारा किस तरह से कार्य करता है। तो बिल्कुल इसी के बारे में हम बात करेंगे। हमने सबसे पहले इसकी वर्गीकरण के बारे में बात करी थी। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, एक साइज के आधार पर और एक एप्लीकेशन के आधार पर। साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में, जबकि एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। चलो किसी का कोई कमेंट नहीं है ना। आगे हम अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कौन सी है, कंप्यूटर किस कार्य प्रणाली पर कार्य करता है। तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य न करते हुए सीधे भौतिक रूप से दिए गए डेटा पर कार्य करते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर है। यानी भौतिक डाटा कौन सा हो गया? ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, या अन्य द्रवों के जो प्रवाह है, ये सारे भौतिक डाटा है। यानी कि जो संकेत कौन से, ये सतत है या लगातार है। इसी के बारे में अगर आगे बात करी जाए कि इनका जो यूज किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, जहां पर भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, वहां पर इन एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके बाद में हमने अगला कंप्यूटर पढ़ा था, वो था डिजिटल कंप्यूटर। तो वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं वो कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर। यानी वर्तमान में जो हम कंप्यूटर काम में ले रहे हैं ये सारे डिजिटल कंप्यूटर है ना, जो हम यूज में लेते हैं। जो जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर है। तो ये कौन से कंप्यूटर हो गया? ये हो गया डिजिटल कंप्यूटर। इनके जो संकेत है ये लगातार, यानी डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस से मतलब है लगातार कैसे हो गए सर? ये हम जब इनको यूज में लेते हैं तभी हम इसमें कोई डाटा डालते हैं और तभी इन्हें हम संकेत देते हैं, अन्यथा हम इन्हें संकेत नहीं देते। और ये फिर इसी तरह से ये इनके संकेत कौन से हैं? लगातार। जबकि एनालॉग कंप्यूटर, अब मान लीजिए जैसे हमने किसी का अगर हमें दाब मापना है, यानी दाब मापी यंत्र के लिए हमें उसे, जैसे वायु का दाब है, तो हमें मालूम चल जाता है कि वायु कितनी गति से चल रही है। अगर कोई तूफान आता है तो हमें तुरंत संकेत मिल जाते हैं कि कोई तूफान, कोई चक्रवर्ती तूफान या ना, या कोई मानसूनी तूफान, या कोई मानसून आने वाला है, या बरसात आने वाली है। तो इसका हमें सब मालूम चल जाता है। लेकिन कैसे मालूम चलता है? वो है एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से। दूसरे कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर। इसी के बारे में अगला जो कंप्यूटर है ये हाइब्रिड, यानी इसमें एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश पाया जाता है। इनका जो अधिकतर यूज में होता है ये मेडिकल लाइन में होता है। अगर मान लीजिए जैसे किसी कोई पेशेंट है, अगर उसकी हृदय की धड़कन मापनी है ना, उसकी बीपी चेक करनी है, उस तो हम उसके सामने एक मशीन लगा दी जाती है और मशीन में आप देखते हो बस कुछ कोई डाटा ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है। और ऐसे चलने के बाद में हमें ये तो हो गया एनालॉग, यानी संकेत हमें देता है। संकेत देने के बाद में
हमें कुछ निर्देश भी मिलते रहते हैं कि इसकी जो हृदय गति है ये कितनी चल रही है, इनकी इसकी धड़कन कितनी चल रही है, इसकी श्वसन दर कितनी चल रही है, तो इसके बारे में हमें सब कुछ डिटेल में मिल जाता है। तो ये सारे कौन से हो गए, ये हाइब्रिड कंप्यूटर हो गए। इनका जो अधिकतर यूज है ये मेडिकल लाइन में इनका यूज किया जाता है। अगला जो कंप्यूटर है ये साइज के आधार पर है, तो साइज के आधार पर सबसे पहला जो कंप्यूटर है ये है मिनी कंप्यूटर। सबसे पहला जो कंप्यूटर है ये कौन सा हो गया, ये हो गया मिनी कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर, यानी वे कंप्यूटर जिसमें एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य करता है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से हैं। यहां से सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, तो माइक्रो कंप्यूटर के कौन कौन से उदाहरण है, सीधा सीधा प्रश्न यहां से पूछता है। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न यहां से पूछता है कि माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से। तो डेस्कटॉप हो गया, ये माइक्रो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है। अगर आपका जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, उस पर एक साथ में आप 10 लोग वर्क कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं, आप केवल अकेले ही उसमें वर्क कर सकते हो। जैसे लैपटॉप हो गया, पाल्म टॉप हो गया, टैबलेट हो गया, नोटबुक हो गया, ये सारे कौन से कंप्यूटर है, ये माइक्रो कंप्यूटर है। इसके आगे हम बात करी थी कि मिनी कंप्यूटर, यानी वे कंप्यूटर जिसमें एक समय में एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं, वो सारे मिनी कंप्यूटर हो गए। यानी ये एक मल्टी यूजर डिवाइस है, मल्टी यूजर कंप्यूटर है। इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं और इसकी जो गति है ये गति माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इसके बारे में आगे अगला हमने जो पढ़ा था ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी इन्हें हम सर्वर कंप्यूटर भी कहा जाता है। वे कंप्यूटर जिसमें सर्वर यानी एक सैकड़ों यूजर कार्य करते हो और ये बड़े व्यवसायिक क्षेत्रों में, रेलवे में, है ना, और बड़ी कंपनियों में इनका यूज किया जाता है। ये सारे कौन से कंप्यूटर हो गए, सर्वर कंप्यूटर हो गए। ठीक है, अगले जो हमने कंप्यूटर पढ़ा था ये था सुपर कंप्यूटर, यानी ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनका भाई आकार में अगर बड़े होंगे तो सीधी सी बात है कि ये महंगे भी अधिक होंगे और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड है वह भंडारण क्षमता है ये बहुत अधिक होती है। इनकी प्रोसेस स्पीड व भंडारण क्षमता विशाल होती है। इनका यूज हम नहीं करते, जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में केवल इस सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अधिकतर यूज इनका वैज्ञानिक क्षेत्र अनुसंधानों में किया जाता है। अगर मान लीजिए जैसे कोई मिसाइल हमें लॉन्च करनी है ना। एक बार क्या हुआ, कुछ दिनों पहले की बात है, तो एक हमारे यहाँ पर एक मिसाइल थी और उसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल है, उस ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया ना भाई साहब, कतई खतरनाक। पाकिस्तान में उसे लॉन्च कर दी और फिर भारत के यहाँ के लोगों ने क्या कहा कि बाई मिस्टेक लॉन्च हो चुकी है ना। भाई साहब बताओ, पाकिस्तान वालों को पता ही नहीं लगा, है ना, पाकिस्तान वालों को पता ही नहीं लगा मिसाइल आ रही है। वहां के लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लगा कि कुछ कुछ ऐसा यानी जलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, कुछ जलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। भाई साहब वहां जाके मालूम चला तो ब्रह्मोस मिसाइल है ना। तो ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधानों में अगर किसी मिसाइल को लॉन्च करनी हो, ये हमारा ये कौन सा हो गया, ये हमारा भारत हो गया ना, ये हमारा कौन सा हो गया, भारत। हाँ ये हमारा भारत हो गया भाई साहब, और यहाँ पर ये कौन सा है, ये पाकिस्तान। अब यहाँ से अगर हमें मिसाइल लॉन्च करनी हो, है ना, लॉन्च करनी हो, मिसाइल लॉन्च करनी हो, इस पाकिस्तान को अगर उड़ाना हो ब्रह्मोस की तरह, ब्रह्मोस मिसाइल को वहां पे दाग दिया, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी मिसाइल आ रही, बताओ यार कैसा देश है वो ना। तो अब यहाँ के फिर हमारे जो थे कमांडर यानी जो सैन्य अधिकारी थे, वो क्या बोलते हैं कि बाई मिस्टेक लॉन्च हुई है ना, बाई मिस्टेक लॉन्च हुई है। तो अगर हमें ऐसी कोई मिसाइलों को लॉन्च करना हो तो हम कौन से कंप्यूटर काम में लेंगे, तो वो कौन से कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इनकी स्पीड को हम फ्लॉपी में मापते हैं। आगे हम बात करें कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था क्रे फर्स्ट या CDC 6600। इसे किसने बनाया था, तो अमेरिका ने बनाया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था। यानी ऐसे नहीं कि कंप्यूटर बना नहीं, बिल्कुल कंप्यूटर बन गया था, लेकिन यानी जिस जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड इसकी नहीं हुई। और
और वो स्पीड इसकी नहीं हुई। इसी के बाद में इन्होंने सोचा कि ये कंप्यूटर नहीं उस स्पीड से बना नहीं, उस पर्पज से बना नहीं, तो उन्होंने एक नया कंप्यूटर बनाया और ये सफल कंप्यूटर था, बिल्कुल विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर था और उसका नाम है क्रेग के। आपसे यही प्रश्न, यही मिस्टेक होती है ना, बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखे ना, कि विश्व का प्रथम अगर कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछे तो कौन सा होगा, CDC 6600 या क्रे फर्स्ट। अगर प्रश्न में वो ये देता है कि विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे के कौन सा होगा, क्रे के। वर्तमान में कौन सा है, जस्ट अभी 2 महीने के लगभग लॉन्च किया है, और किसने लॉन्च किया है, तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। विश्व ये वर्तमान में सबसे अधिक सुपर यानी तीव्र गति का कंप्यूटर वो कौन सा है, फ्रंटियर। इससे पहले कौन सा था, तो फुगोकू जापान का था। बस आपको ये ध्यान में रखना, इससे पहले कौन सा था, फुगोकू, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा है, फ्रंटियर। किसने लॉन्च किया है इसे, अमेरिका ने लॉन्च किया। अगर आगे बात करें भारत के संदर्भ में, अगर हमसे बात की जाए कि भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, भारत का प्रथम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं, कौन सा कंप्यूटर, प्रथम कंप्यूटर। हाँ जी, पूजा वर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं, स्वीटी जी हमसे जुड़ चुकी है ना, पूनम वर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं। हम कौन सी सिटी, हुमन हनुमानगढ़ में, क्या आपस में क्या बात कर रहे हो भैया ना, क्या बात कर रहे हो। भारत का प्रथम जो कंप्यूटर है ये सिद्धार्थ है। अगर भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछे तो कौन सा है, परम 8000। ये कब हुआ था, इसका आविष्कार लगभग 1986, इसका जो आविष्कार हुआ था ये लगभग 1986 में इसका आविष्कार हुआ था। और भारत में अगर कोई कंप्यूटर लेके आया है तो वो कौन लेके आया है, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हमारे यहाँ पर ये कंप्यूटर लेके आए हैं, है ना। राजीव गांधी जी की देन है कि हमारे भारत में सुपर कंप्यूटर बना। भाई हमारे पास में केवल कंप्यूटर था, तो राजीव गांधी जी को लगा नहीं, हमारे पास में एक सुपर कंप्यूटर भी होना चाहिए। तो वैज्ञानिकों को बोला कि आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, लेकिन हमारे देश के लिए एक सुपर कंप्यूटर बनाओ। तो उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, परम 8000। इसी के बाद में अगर हमसे पूछे कि वर्तमान में भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो ये परम सिद्धि AI। यहाँ तक सारी बातें आप सभी को क्लियर है क्या, एक बार सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें क्लियर है क्या। इसी के बारे में अब हम आगे बात करेंगे कि कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली कौन सी है। एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है। आप कहां से हो स्वीटी, आप आपस में ही क्या बात कर रहे हो भैया, आप हैं आपस में ही क्या बात कर रहे हो। मैंने आपसे कुछ पूछा है उसका आपने उसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यहाँ तक आपको बात क्लियर है क्या। और आज हम अब नया एक टॉपिक स्टार्ट करें, ये है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, यानी हमारा जो कंप्यूटर है ये किस तरह से कार्य करता है। तो हमने जब हमारा पहला क्लास हुई थी तो हमने बात करी थी कि हमारा जो कंप्यूटर है ये एक डेटा लेता है, और डेटा लेने के बाद पर उस पर क्या करता है, प्रोसेस, प्रोसेस करने के बाद में हमें एक इंफॉर्मेशन देता है ना, हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। तो यानी ये कार्य किस तरह से करता है, बस इसी कार्य प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी कार्य प्रणाली किस तरह से कार्य करता है, बस इसी के बारे में अब हम बात करेंगे। तो भाई अगर हमें इसे डाटा अगर हमें डालना होगा तो हम किसके माध्यम से इसमें डाटा डालेंगे। सबसे पहले अगर हमें इसमें
डाटा अगर हमें डालना होगा कंप्यूटर में, अगर हम डाटा प्रोवाइड करवाएंगे तो वो डाटा किसके द्वारा प्रोवाइड होगा, तो वो होगा इनपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, और डाटा डालने के बाद में ये इस पर प्रोसेस होगी, और प्रोसेस, ये हमारी जो प्रोसेस होती है ये किस पर होती है, सीपीयू पर, यानी सीपीयू पर होती है। सीपीयू, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू में इसकी प्रोसेसिंग होती है। और सीपीयू में, सीपीयू के कौन कौन से पार्ट है, तो सीपीयू के सबसे पहला जो पार्ट है ये है एएलयू, यानी अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसी के बाद में कंट्रोल यूनिट, सीयू यानी कंट्रोल, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये डाटा जो सारा प्रोसेस होता है ये सीपीयू पर प्रोसेस होता है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है ना। और इसके बाद में ये हमने डाटा यहाँ पर डाटा प्रोवाइड करवा दिया, और अगर हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन, भाई डाटा हमने यहाँ पर डाल दिया, और हमें जो इंफॉर्मेशन ये प्राप्त होगी, तो ये किसके माध्यम से हमें यहाँ पर प्राप्त होगी, तो ये होगी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। किसके माध्यम से, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें ये सूचना प्राप्त होती है। जब हम कंप्यूटर में सबसे पहले डाटा डालते हैं तो ये सीपीयू के पास में जाता है, सीपीयू से फिर कहां पर जाता है, एएलयू में, और एएलयू से कहां पर जाता है, कंट्रोल यूनिट। और ये सारा डाटा बस इसी तरह से कार्य करता है। और अगर हमें इसे डाटा को अगर सेव करना हो या सेव नहीं करना, ये प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। जब भी हम कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, कंप्यूटर में जैसे ही हम डाटा डालते हैं तो सीधा सीपीयू के पास में जाता है। सीपीयू के पास में जाने के बाद में, जब ये डाटा सीपीयू के पास में जा रहा है, तो सीपीयू के पास में जाने के बाद में जो हमारा ये डाटा है ये एएलयू के पास में जाता है, एएलयू से कंट्रोल यूनिट के पास में जाता है, फिर कहां पर आता है, प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी से फिर सीधा कंट्रोल यूनिट के पास और एएलयू के पास, और इस तरह से डाटा फिर बाहर निकलता है। एएलयू में यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं की जाती है। कंट्रोल यूनिट यानी जो कंट्रोलिंग का काम करता है, संपूर्ण कंप्यूटर को जो कंट्रोलिंग का कार्य करता है वो कौन सा है, सीयू। प्राइमरी मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी रैम एवं रोम। कंप्यूटर को हम जब भी हम डाटा डालेंगे तो सीधा किस में जाता है, वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर, यानी रैम के अंदर वो डाटा जाता है। उसके बाद में हमें ये सूचना किसके द्वारा मिलती है, यानी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें ये सूचना मिलती है। पूनम वर्मा जी, ये आपस में ही क्या बात कर रहे हो भाई? आपको यहाँ पर कोई डाउट है क्या कि ये किस तरह से, भाई हम सबसे पहले कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, डाटा किसके माध्यम से डालेंगे, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम यहाँ पर डाटा
डालेंगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम यहाँ पर डाटा डालेंगे और डाटा जैसे हम डालेंगे तो सीधा कहाँ पर जाएगा, सीपीयू में। और सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इन दोनों के पास में जाएगा। और यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी में डाटा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में अगर विशेषकर से अगर हम बात करें तो कौन सी मेमोरी है, तो वो है रैम। रैम के बिना कंप्यूटर को हम चला नहीं सकते, यानी रैम अगर हम किसी भी डाटा को अगर प्रोसेस करवाना हो तो हमें रैम की आवश्यकता होती है। और जैसे वो डाटा प्रोसेस होता है और उसके बाद में अगर हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है तो वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। हाँ, बस इतना ध्यान में आप सभी को रखना है। और अब हमारे सामने ये दो नई बातें आई है कि इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम कल बात करेंगे, है ना, इनपुट डिवाइस के बारे में हम कल बात करेंगे। जब तक हम इनके बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। सीपीयू, सीपीयू किसे कहते हैं या सीपीयू किसे कहा जाता है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में संपूर्ण प्रोसेसिंग के लिए अगर कोई जिम्मेदार है। यहां से अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में संपूर्ण प्रोसेसिंग के लिए, कंप्यूटर में संपूर्ण प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है भाई, सीपीयू जिम्मेदार है। और संपूर्ण कंप्यूटर को कंट्रोलिंग का काम या प्रोसेसिंग के लिए तो सीपीयू जिम्मेदार है। और अगर हम यहां पर बात करें कि यानी संपूर्ण कंप्यूटर में, या हम बोल सकते हैं कि संपूर्ण कंप्यूटर को कंट्रोल सीयू करता है। कौन करता है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट करता है। अगर आगे हम बात करें तो गणितीय एवं तार्किक क्रिया है, गणितीय व तार्किक क्रिया है, तार्किक क्रियाएं एएलयू में संपन्न होती है। एएलयू में संपन्न होती है। गणितीय व तार्किक क्रिया है, गणितीय यानी कैलकुलेशन, गणितीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और तार्किक से क्या मतलब है, तर्क यानी तर्क के आधार पर जो भी गणना होती है वो सारी एएलयू में होती है। अब आप जैसे देखते होंगे कि राजस्थान पुलिस की अगर एग्जाम लगती है तो उसमें आती है, एक तो आती है फर्स्ट रैंक, एक आती है फर्स्ट रैंक, या किसी भी अगर हम कंपटीशन की एग्जाम देते हैं तो उसका जब रिजल्ट आता है तो आती है, एक तो आती है फर्स्ट रैंक और एक आती है लास्ट रैंक, है ना, फर्स्ट रैंक एंड लास्ट रैंक। तो ये जो तर्क के आधार पर ये जो गणना होती है, यानी ये तर्कित हो गया कि ये कौन बड़ा है या कौन छोटा है। अब आप जैसे मान लीजिए ये हो गया 1050 और एक ये हो गया 1500, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 1050 व 1500 में कौन बड़ा है। तो आप बोलोगे कि गुरुजी सीधी सीधी बात है 1500 बड़ा है ना। तो बिल्कुल ये हमें कैसे मालूम चला, ये जो तर्क है, ये तर्क के आधार पर जो गणना संपन्न होती है कंप्यूटर के अंदर वो किस में होती है, एएलयू में संपन्न होती है। बस आपको इतना ध्यान में रखना कि एएलयू में गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं भी संपन्न होती है। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। बिल्कुल, जय हिंद,
जय भारत।